उन्हें वो प्रोवाइड करें। उन्हें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एक्सपर्ट से उन्होंने बातचीत करनी हो या कहीं विजिट करना हो, CGSS इस मामले में उन्हें हर तरह से सपोर्ट करता है। राइट जी। और चूंकि CGSS के हवाले से जो हमारा बिल्कुल आगाज के प्रोग्राम से उसमें हमने बताया कि पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करता है CGSS, और इट्स थिंक टैंक जो कि पॉलिसी मेकर्स की भी हेल्प करता है। और जो फ्रेमवर्क जैसे अभी हमें वर्दा ने बताया था कि पॉलिसी मेकिंग में काफी हेल्प आउट करते हैं, रिसर्च के बाद जो एनालिटिक पेपर्स हैं वो भी रिसर्च में काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। जब पाकिस्तान चाइना बात आती है तो सबसे पहले आजकल जो सबसे बड़ी चीज जहन में आती है वो CPEC है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिस हवाले से ये कहा जा रहा है कि तमाम सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमारे जितने भी हमारी क्या आदत है, हमारे बिजनेस सेक्टर की क्या आदत हो या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे जब भी CPEC के हवाले से बात होती है तो ये बात वाज़ेह होती है कि इट्स अ गेम चेंजर। पाकिस्तान इस खित्ते में वो कुव्वत बन के उभरेगा, वो माशी कुव्वत बन के उभरेगा जो कि शायद किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। और जो ये कहा जाता है कि हमें अगले 50 साल सफर करना पड़ता है अगर हम दुनिया की मईशत के साथ कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस CPEC की वजह से हमारा वो सफर बहुत कम दौरान ये रह जाएगा। तो CPEC के हवाले से भी अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन साथ साथ म्यूजिक का सिलसिला भी जारी रहेगा। और गौहर मुमताज का एक ट्रैक रिलीज हुआ, ये ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं, इसके बाद लौट कर आएंगे तो कुछ हम अपने मेहमानों से बात करेंगे CPEC के हवाले से कि CPEC में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, खासतौर पर नौजवानों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी। मुमताज का एक नया आने वाला ट्रैक है, कि अभी भी जल के बैनर के अंदर ये गौहर मुमताज अकेले रह गए। आतिफ असलम छोड़ गए, फरहान सही छोड़ गए, फिर अब शहजी भी शायद साथ हैं या नहीं है, लेकिन ऑन इन ऑल गौहर का ये ट्रैक भंवरे। में स्टूडियो 98 रिजवान अली हमारा आपके साथ साथ और हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। कुछ बात हो रही है CPEC के हवाले से भी और पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के हवाले से भी। CPEC की जब भी बात आती है तो इसमें एक क्लस्टर ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आता है कि शायद इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज दस्तयाब हैं, कितनी है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, किन लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, मौके किन लोगों के लिए ज्यादा हैं। आज हमारे साथ में यूथ मौजूद है जो कि स्टूडेंट भी हैं, जो कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं डेवलपमेंट स्टडीज में, और अपने ग्रेजुएशन खासतौर पे BS ऑनर्स है आपका जो 4 साल का प्रोग्राम है, उसमें पढ़ाई भी उसी सेक्टर में और अपॉर्चुनिटीज भी वहीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए हैं। अलीशा से जानते हैं। अलीशा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के लिए CPEC की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो? CPEC में यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले लेते हैं, अभी CPEC का एक है कि वो इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसमें 9 डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री अंडर प्रोसेस है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए जब वो अभी कुछ आप लोग जिसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां तक स्टूडेंट्स कैसे या यूथ उस अप्रोच तक कैसे पहुंच सकती है? जो आपने एक पॉलिसी बना दी है, आप लोग जो गाइडलाइंस बना रहे हैं खासतौर पर यूथ के लिए, वो उन तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट्स के? हाँ, ये गाइडलाइंस हैं, हमें यहाँ पे ये दस्तयाब होंगी। एक तो CGSS का फोरम है लारिब, और इसके अलावा और कैसे स्टूडेंट अगर गूगल करना चाहें या फिर उन तक पहुंचा जाए? यूनिवर्सिटी में मौजूद है इस तरह का कुछ सिलसिला कि हम यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करके स्टूडेंट्स को बताएं कि ये गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, स्टूडेंट के अंदर सिर्फ जज्बा होना चाहिए कि हमने अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज करना है पाकिस्तान के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा होती हैं। जैसे आपने बात की CGSS की, CGSS पहला अगर आप CGSS को ही देख लें तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर फील्ड में रिसर्च की इजाज़त दे देता है कि आपकी जो फील्ड है आप उस पर रिसर्च करें। जहाँ CPEC की बात आती है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप सिर्फ अगर गूगल ही कर लें कि जो पाकिस्तान की यूथ है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। चाहे फिर आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप डेवलपमेंट के स्टूडेंट हों, आप पॉलिसी मेकर हों, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या आप BBA के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। राइट जी, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो हम वर्दा से जानेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और वर्दा क्या समझ रही है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। इस ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
मौसम बदला, समझो पड़ गया नजला खांसी जुकाम से मैच, तो बस फिर मैं ले आई हमदर्द इंस्टेंट जोशांदा, जिसका खास हर्बल फॉर्मूला रखे नजला खांसी जुकाम से हिफाजत और दे आराम। हमदर्द इंस्टेंट जोशांदा, 100 years of pure goodness. You're listening to the hottest music station, FM 98 Dosti Channel. Right, जी वेलकम बैक हॉट FM 98। आप सुन रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में, और साथ साथ कुछ मैच की अपडेट्स भी देते चले। अपने मेहमानों से पूछते हैं क्रिकेट में इंटरेस्ट है किसी को? जी मुझे है। सिर्फ लारेब को इंटरेस्ट है, आपको अलीशा? नहीं इंटरेस्ट नहीं है आपको? कुछ खास नहीं। राइट, पेशावर और कोयटा की टीम से इस वक्त आमने सामने है। पाकिस्तान सुपर लीग का ये चौथा मैच है और ये मैच खेला जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। इसमें पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कोयटा जो कि अपना पहला मैच जीत चुकी है, पेशावर जो कि अपना पहला मैच हार चुकी है, विनिंग मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और अब से कुछ देर पहले एक और नुकसान हुआ है, किसका हुआ है? ये पेशावर कोयटा की एक विकेट गिरी है। 126 रन हैं, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 128 इनफेक्ट, और आजम खान आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। 50 गेंदों पर 59 रन बना रखे हैं जेसन रॉय ने और क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि आजम खान आउट हुए हैं। आज कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। वेल जी, वापस आते हैं हम कुछ अपने चिट चैट के तरफ, जो हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सीपैक की अगर हम बात करें तो? देखें, जैसा कि मैं अब स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर कोई इंटर्नशिप में अप्लाई करती हूँ तो मुझे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसमें कोई भी किसी टॉपिक पे मैं रिसर्च कर सकती हूँ, और इसके अलावा सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन ही सीपैक नहीं है, ये और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करें, जैसे हाइड्रो पावर में, तो इंजीनियर्स को, मतलब बच्चों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हाइड्रो पावर है जिसमें हम और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम करें। अब जैसे कि रूरल डेवलपमेंट है, जो रोड की कंस्ट्रक्शन हुई रूरल एरियाज में जा रही है, तो उधर उनके लोगों के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। लाइक अगर कोई प्रॉपर्टी है, एक रूरल एरिया की प्रॉपर्टी जिसकी सबको पता है कि कोई वैल्यू नहीं होती, और ये रोड की वजह से काफ़ी वैल्यू बढ़ रही है उन प्रॉपर्टीज़ की। राइट, हम ये बात हम देखते भी आ रहे हैं, और इस हवाले से बहुत सारी खबरें भी रहती हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, और इन इकोनॉमिक जोन्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका इजाफा होगा, और फिर रोजगार के मौके पैदा होंगे और मईशत आगे बढ़ेगी। जैसे नौशेरा में इनका ये जो स्टार्ट कर रहे हैं राशाकई, तो उसमें अब ये होगा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो कितनी उनको लेबर चाहिए होगी, तो हमारा लेबर को काफी स्किल्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा और भी लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लास्ट प्रोग्राम में कर्नल साहब से जब बात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने बताया कि ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपने इकोनॉमिक जोन जो है वो बना दिया है तो वहां पे अगले दिन से काम शुरू हो जाएगा, ओवरनाइट आप वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाएंगी। एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें तकरीबन जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एक ट्रांसपोर्टर से लेकर एक छोटी सी दुकान बनाने वाला या दुकान चलाने वाला, खाने पीने का सामान फराहम करने वाला, पानी सप्लाई, बिल्डिंग मटेरियल से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग जो एक्चुअल में जिसे हम कहते हैं कि बिल्डिंग से वाबस्ता अफराद है, तामीर, और दूसरा क्या लफ्ज होता है लारिफ जिसमें बड़े बड़े कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और बिल्डर्स होते हैं, सोसाइटीज बनती हैं, घर बनते हैं, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनेगा। तो एबटाबाद और बानसेरा की अगर हम बात करें, सबसे फोकस किया जाता है कि हमारी जो इस तरफ वाली बेल्ट है सीपैक से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी फायदा जो है वो हमारे आगाज इस तरफ से होना शुरू हो जाएगा। अगर हम एबटाबाद और मानसेरा की बात करें स्पेसिफिकली, तो वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उस यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? उस यूथ के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हर साल मतलब बहुत से बच्चे ग्रेजुएट होते थे यूनिवर्सिटीज़ में जिनको कहीं जॉब्स नहीं मिलती थी, लेकिन अभी उनको सीपैक के प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। और सेकेंडली ये कि हमारा ट्रैवल जैसे होता था, हमारा ट्रैवल ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया है। मतलब हमें तो हर तरह से, मानसरा एबटाबाद के लोगों को तो हर तरह से बहुत फायदा मिल रहा है सीपैक से। वरना कितना इम्पोर्टेंट है खासतौर पर इस एरिया के लिए? अगर हम एबटाबाद और मानसेरा की बात करें, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज भी हैं जिनको जरूरत है कि वो वहां पर फोकस किया जाए, और वहां के जो लोग हैं उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सीपैक कैसे इन्वॉल्व हो सकता है वहां पर कि उनकी जिंदगी बेहतर हो और वहां पर एक्टिविटीज बढ़े? जैसे अभी आपने बात की कि जब कोई प्रोजेक्ट लगता है उसमें हर
तरह के इंसान, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, हर कुछ चाहिए होता है। जैसे रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, तो वो लेबर उस पर काम कर रही है, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनके स्किल्स इन्हांस हो रहे हैं, जिसके बाद वो दूसरे सेक्टर्स में भी उनकी ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। जैसे कि अब्टाबाद मंसिरा के कुछ जो साइड एरियाज़ हैं वो जैसे रूरल एरियाज़ हैं और ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर पे वो बेस करते हैं। तो जब सी पैक की वजह से जो रोड बन गया है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सेफली और टाइमली मार्केट में जा रहे हैं, जिनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे जैसे उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है और उनके लाइवलीहुड बेहतर होते जा रहे हैं। और इस तरह से साथ साथ ये प्रोसेस टाइम थोड़ा लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। एग्रीकल्चर के हवाले से ला रहे बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, उनके बड़े कंसर्न्स होते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट, चाहे वो ज़राई आलात हों जिनके ज़रिए वो अपने एग्रीकल्चर के तमाम मामला सर अंजाम देते हैं, या फिर पानी की फ्राहमी हो, फर्टिलाइजर्स हो, अद्वियात की फ्राहमी हो, अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, मौसमी हालात तब्दील हो जाएं, या फिर जो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, टेक्नोलॉजी सी पैक के जरिए जो पाकिस्तान पहुंच रही है, उससे ज़राअत को क्या फ़ायदा हो सकता है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर की भी डिग्रीज में लोग बीएस और ऑनर्स कर रहे हैं। तो बल्कि 2 यूनिवर्सिटीज हैं हमारी बड़ी, जी जी अगर बिल्कुल, गलत नहीं हमारी है, या 2 से ज्यादा हैं। पिंडी में हमारी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे डिग्रीज ही इस चीज़ की ऑफर होती है। तो पहली बात तो ये निकलती है कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी पैदा हो गई, सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स नहीं है, बल्कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी बात जो आपने की कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, कि जब हर चीज़ ही मशीन से हो रही है, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सीपेक का जो ये वाला एरिया है एग्रीकल्चर वाला, वो काफ़ी इग्नोर हो जाता है, लेकिन ये बात लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि सीपेक से सिर्फ इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही, बल्कि उन्होंने हमें वो मशीनरी खुद प्रोवाइड की है कि जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रिवाइव हो सके। दुनिया की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उससे उनकी पूरी इकोनॉमीज चल रही हैं, और पाकिस्तान में भी हमारा काफ़ी रेवेन्यू उसी इंडस्ट्री से आ रहा होता है। हम एक ज़राई मुल्क हैं और 70% हमारी जो इन्हिसार है हमारी मुल्क की मैशत का वो ज़राअत पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बहुत चाइना का हमें उनकी बहुत शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि उन्होंने पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए उनसे भी फ़ायदा हासिल किया, उन्होंने अपनी मशीनरी भी हमें दी ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मज़ीद इन्हांस हो सके, जिससे फ़ायदा एंड पे पाकिस्तानियों को ही मिलना है। राइट, अलीशा, जब हम बात करते हैं दोस्ती की, पाकिस्तान चाइना दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, सब जानते हैं कि ये समंदरों से गहरी है, हिमालय से बुलंद है और फुलाद से मजबूत और शहद से मीठी है। आपकी कुछ चाइनीज़ लोगों से मुलाकात हुई, जो मुख्तलिफ आपने विजिट्स किए हैं, उसमें पाकिस्तान में ही जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, क्या डिफरेंस है और उनसे सीखने को क्या मिलता है? जो चाइनीज़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। जब आप उनसे कुछ पूछते हो वो आपको बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम एज अ होल देखा जाए पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप को, तो एक बहुत पीसफुली फ्रेंडशिप है। जैसे कश्मीर इशू है पाकिस्तान का, तो चाइना ने उसको बहुत अच्छी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत अच्छी तरह एक पीसफुल में उसको आगे प्रेजेंट किया है, ताकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पीसफुली हम कश्मीर इशू को जैसे सॉल्व करें। राइट, वर्दा, हमारी दोस्ती होती है, 3-4 दोस्त हों, यूनिवर्सिटी में हों, मोहल्ले में हों या फैमिली में कजन्स की दोस्ती हो, तो हमें कुछ खसूसियात का पता होता है और कुछ हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप में हम पाकिस्तानी को, खासतौर पर यूथ को, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने चाइनीज़ दोस्तों से वो सीख सकें? जैसे कि चाइनीज़ बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग नेशन है, तो उनके सामने शायद हम पाकिस्तानी इतना नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अब जैसे आप अर्थक्वेक जब 2005 में आया था, अगर कोई फ्लड आता है तो सबसे ज़्यादा हमें जो मैनेजमेंट या सबसे ज़्यादा जो रिकन्स्ट्रक्शन वो चाइना की तरफ से ही थी, और हमेशा से ये कि अच्छा रहा है। और हम लर्निंग हमारी बहुत अच्छी लर्निंग है जब हम चाइनीज़ को हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं साइंस की एग्जीबिशन हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो रही हैं, वो उनमें काम करें। और हमारे पाकिस्तान में ये कि हम एक दफ़ा डिग्री लेके हम फिर निकलेंगे, अब वो ट्रेंड नहीं रह चुका। हमें अपनी एजुकेशन के साथ साथ इंटर्नशिप्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हमें उनको अवेल करना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, ताकि हम भी उनसे ज़्यादा आगे निकल सकें। लारीब, ये वो बात है जो हम बारहा कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स वेट करते हैं, या फिर शायद थोड़ा सी ग्रूमिंग इस तरह की होती है कि नहीं, अभी आपकी पढ़ाई है, आप पढ़ाई पे तवज्जो दो, काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाना वालिदैन की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है, हम कमा रहे हैं, जब तक हम कमा रहे हैं तब तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, पढ़ाई के बाद एक दफा ही आप प्रोफेशनल फील्ड में जाना।
इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ सीजीएसएस की जानिब से इनिशिएटिव है, कुछ अगर यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया जा रहा है, पेरेंट्स को अप्रोच किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को अप्रोच किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सीजीएसएस में जो 50% स्टाफ है वो है ही स्टूडेंट्स का। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। हमारी जो इंटर्न्स आते हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी पढ़ाई साथ साथ उनकी चल रही होती है। उसके अलावा हमारी पाकिस्तान की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप से हम वहाँ जाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी होती है, उनके अंदर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर स्पेशली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कहाँ करना है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से लेनी, उनको असल में वो पता नहीं होता। तो सीजीएसएस इस एरिया पे स्पेसिफिकली बहुत काम करता है। अगर आप हमारे पास आके इंटर्नशिप नहीं भी कर सकते, अगर आप किसी और शहर में रहते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर बाकायदा एक अलग ऑप्शन है सीजीएसएस यंग राइटर्स का। आप रिसर्च करें, आप कोई पेपर लिखें, आप लिख के हमें भेजें। अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट है और आप उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हमें अप्रोच करें, हम आपकी हेल्प करेंगे वो आगे बढ़ाने में। राइट तो ये पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप में अगर हम दोनों मुल्कों की दोस्ती की बात करें तो ये इसी दोस्ती का ही नतीजा सीपैक है। अब सीपैक की वजह से अब जनरेशन जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से अवेयरनेस हासिल करें कि हाँ ये तो हम सुन रहे हैं कि हमारी उससे दोस्ती है, लेकिन उस दोस्ती का बेनिफिट क्या है एक्चुअल में, या उस दोस्ती की जो बुनियाद है वो क्या है। सीपैक कितना अहम किरदार अदा कर रहा है इसमें? मेरा ख्याल है कि जब से सीपैक शुरू हुआ है तभी से पाकिस्तानियों में इतनी अवेयरनेस आई है कि अच्छा, चाइना एक मुल्क है जो कि पाकिस्तान का दोस्त है। सीपैक के शुरू होने के बाद ही हमारी यूथ में ये अवेयरनेस आई थी कि अच्छा, ऐसे भी मुल्क होते हैं जो दूसरे मुल्कों की इतनी हेल्प कर रहे होते हैं। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान चाइना की और सीपैक दोनों मुल्कों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, उन दोनों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सीपैक का बहुत बहुत अहम किरदार है, ना सिर्फ हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी के लिए, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, बल्कि हर एरिया में हमारी जो पाकिस्तान चाइना एक फ्रेंडशिप जो पाकिस्तान के चाइना के इजाद होने से ही शुरू हो गई थी, उसको अब ज़्यादा एनहांसमेंट मिली है सिर्फ सीपैक की वजह से। राइट टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि शायद अब जिसने ग्लोबल विलेज बना के रख दिया दुनिया को, इंटरनेट और अब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में खासतौर पर पाकिस्तान चाइना अगर हम दोनों मुल्कों के दरमियान देखें या दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान देखें और यूथ खासतौर पर, इनकी कनेक्टिविटी में टेलीकम्युनिकेशन कितना अहम किरदार अदा कर रही है? टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत मेन रोल है। जिस तरह से ये सीपैक का प्रोजेक्ट ही नॉर्दर्न एरियाज में से जा रहा है, वहाँ पे पहले कोई अप्रोच आसान हो गई है डेवलपमेंट का। इस कैसे कह सकते हैं कि जो सीपैक है वो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मानसेरा एबटाबाद की डेवलपमेंट, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो इनहेंस हो सकती है सीपैक की वजह से? यहाँ पे फुल 80 to 90% चांस है कि डेवलपमेंट यहाँ पे इनहेंस हो सकती है। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज आएंगी और उनमें जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट हो रही है हमारी सोसाइटी। तो जैसे जैसे ये शिफ्ट होती जाएगी, हमारा जो लेबर फोर्स है, जो हमारी जैसे एग्रीकल्चर है वो लेबर इंटेंसिव है, तो ये वहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी और ये कैपिटल इंटेंसिव होती जाएगी। हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहाँ पे हमारा लेबर शिफ्ट होगा, इस तरह ऐसा एग्रीकल्चर होती जाएगी। और जैसे कि अब रोड्स बन गया, उसके साइड पे सोसाइटीज बिल्डअप होंगी, तो ये डेवलपमेंट की तरफ ये चलता जाएगा। राइट जी, एक और बहुत अहम सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर काफी ज्यादा कैची हो सकता है कि किस तरह से रिसर्च हेल्प कर रही है। आप खासतौर पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि रिसर्च में एक डेवलपमेंट सेक्टर है, डेवलपमेंट में भी आगे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स मौजूद हैं। तो डेवलपमेंट में आप रिसर्च कर रहे हैं आप दोनों, खासतौर पर अगर हम दोनों इंटर्न्स की बात करें तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या सेक्टर है वो कौन सा है जिसमें आप डेवलपमेंट में खासतौर पर खुशी खुशी रिसर्च भी करती हैं और किसी ना किसी ब्रेक थ्रू की तलाश में रहती हैं?
जैसे वाटर एंड सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है, अगर हम इसमें डेवलपमेंट पे करें तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा इसकी उसमें रहती हूँ कि इसमें मिल जाए। एक बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास वाटर एंड सैनिटेशन का, एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक सस्टेनेबल वे में। अब अभी तक आपने कुछ इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए हैं सीजीएसएस को, कुछ इसके ऊपर रिसर्च? जी, हम इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी कुछ काम कर रहे हैं और अभी एक सीजीएसएस की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस होनी है अप्रैल में, जिसके लिए हम लोग वाटर पे ही वो बेस करती है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी अपनी रिसर्च का कुछ हमें बताएंगे बेसिक कि अभी तक कहाँ तक पहुंची है रिसर्च आपकी और उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? हम लोग अभी तक आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जैसे कुछ वाटर इश्यूज हैं कि कितना हमारे पास जैसे ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर है, कितना मतलब पाकिस्तान में जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी कम हो रही है और जो सरफेस वाटर है वो इतना सेफ नहीं है कि हम उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर सकें, लेकिन हमारे मोस्टली सिटीज़ में सरफेस वाटर लोग यूज़ करें। और दूसरा हमारे सैनिटेशन का और जो वाटर सरफेस वाटर है वो उनके जो पाइप्स वगैरह उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिक्स हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो रही हैं, तो हम इस सब पे काम कर रहे हैं अभी। राइट, यही सवाल वर्दा से जानते हैं। वर्दा, आपका डेवलपमेंट में जो फेवरेट सब्जेक्ट जी है? मेरा भी ये वाटर पे है। मैंने सीजीएसएस में एक रिसर्च आप पेपर कॉपी तो नहीं करी एक दूसरे को? नहीं, मतलब मैंने सीजीएसएस में एक रिसर्च पेपर दिया ये वाटर पे, राइट, और एक आर्टिकल भी लिख के दिया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसलिए हमारा जो मेन फोकस है कि हम हमारी रिसर्च हम चाहते हैं हमारा बैचलर्स का रिसर्च है वो वाटर से ही रिलेटेड, क्योंकि नेशनल इशू है वाटर आजकल पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। और जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं उनमें से एक इशू पानी और पानी का मुस्तकबिल में पानी से कितना हमारा दस्तयाब ये होगा? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा मेन फोकस ये कि हम वाटर पे ही काम करें। जी लारेब, आपके ख्याल में रिसर्च, आप भी रिसर्च कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं भी रिसर्च कर रही हूँ। आप कौन से सेक्टर्स में रिसर्च कर रही हैं? क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ, तो मेरी जो रिसर्च होती है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे रिलेट करके काम करूँ। तो रिसेंटली मैंने जो एक पेपर लिखा था, और मैं ये बात ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे इंटर्न्स जो पेपर लिखते हैं वो ना सिर्फ हमारी वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं बल्कि वो अखबारों में भी हम पब्लिश करवाते हैं, ताकि उनके काम को रिकग्निशन नेशनल लेवल के ऊपर हासिल हो। तो अभी आपने इन दोनों के कुछ आर्टिकल्स देखे हैं जो अभी तक इन्होंने लिखे हैं? और जी बिल्कुल, इनके आर्टिकल्स भी हमने देखे हैं। वो जब एडिटोरियल रिव्यू में जाते हैं वो हमारे पास ही आते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, एडिट करते हैं। हमारी डायरेक्टर जो हैं वो उसको रिव्यू करती हैं और उसके बाद वो पब्लिश होते हैं सीजीएसएस की वेबसाइट पे भी और न्यूज़पेपर्स पे भी। राइट जी, एक बहुत अहम सवाल जो कि शायद बहुत सारे जितनी भी डिस्कशंस होती हैं उनमें शायद उस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो इस सेंटर फॉर ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की ये कोशिश है कि स्टूडेंट्स को, खासतौर पर यूथ को अगर मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको इस तरफ फोकस उनका लेके आया जा रहा है कि आप रिसर्च करें, काम करें और डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान लेकर आएँ, और तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए ताकि आपको भी बेनिफिट हो, और ना सिर्फ आपके बेनिफिट की वजह से ये बेनिफिट आपकी नेशन का हो, मुल्क का हो, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली यही बेनिफिट दुनिया की तरफ जाता है। क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च से, या फिर ये जो जिस सेक्टर में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं अरिशा, इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है? हम जिस सेक्टर में रिसर्च करें, हम मेजर इश्यूज हाईलाइट करें और हम उनके लिए हम ये सजेशंस भी दे रहे हैं कि कैसे वो उन इश्यूज को ओवरकम कर सकें। तो ये कि गवर्नमेंट को ये इजी रहेगा कि उनको कुछ वो एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे जिनमें वो देख सकते हैं, और कुछ इश्यूज दिए जिन पे हम जो सजेशंस उनको दे रहे हैं और वो उन पे एक बड़े लेवल पे उन पे काम कर सकते हैं, जिस वजह से हम ये जो वाटर इश्यूज है हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट जी। और हम जैसे कोई पॉलिसी बना सकते हैं इस वे। अब जैसे मैंने जो रिसर्च की थी वो प्रोविंसेस के ऊपर थी, तो मैंने उन प्रोविंसेस के फिर सजेस्टेड वे फॉरवर्ड दिए थे कि इनमें अगर हम ये इम्प्रूवमेंट करें तो शायद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कुछ सजेशंस मैंने दी थी, तो अगर वो हम करें, अगर उसको ब्रॉडली हम देखा जाए, हम किसी ब्रॉडली हम जब देखेंगे तो वो दे सकते हैं, हम आगे से पॉलिसीज़ बन सकती हैं। राइट जी लारेब, आप बताइए, रिसर्च अभी तक जितनी इन दोनों इंटर्न्स ने या बाकी जो इंटर्न्स हैं सीजीएसएस में होने वाली रिसर्च है, इससे गवर्नमेंट को कितनी हेल्प मिल रही है? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कॉटन पॉलिसी जो पाकिस्तान ने बनाई थी, उसकी जो पॉलिसी थी, उसकी जो फ्रेमवर्क था, वो सीजीएसएस से बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हम उनके साथ काम कर रहे थे कॉटन पॉलिसी बनाने पर। उसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, कोई बुनियाद रखने से पहले आप तो रिसर्च हर सब्जेक्ट में
हर फील्ड में आपकी हेल्प करती है। राइट जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने दोनों इंटर्न से हम जानेंगे कि अपने फ्यूचर में आप कितना अहम किरदार देख रहे हैं अपना कि आप क्या रोल प्ले कर सकती हैं इस पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की तरक्की में। एज ए स्टूडेंट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ, आप क्या किरदार अदा कर सकती हैं? हम जैसे कि हम CGS में आए, हमें एक CGS ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, अपने रिव्यू उनके ऊपर दे सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका हमें यहाँ पे आके पता चला है। हम रिसर्च एक आर्ट है जो हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए एक स्पेसिफिक आपको आना चाहिए, उस पर आप एक चीज़ों को प्रेजेंट करने का एक वे होता है जो कि हमें CGS में आके हमने वहाँ पे सीखा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं कि मैं अपने आगे करियर को रिसर्च में परस्यू करना चाहूँगी। रिसर्च बेस्ड ही करियर आप परस्यू करना चाहती हैं? जी वर्दा, आप बताइए। मेरे भी यही व्यूज़ हैं कि जैसे कि रिसर्च पे, क्योंकि हमने आज से पहले कभी हम नहीं रिसर्च की थी, हमने आर्टिकल नहीं लिखा था। CGSS में हम आए, हमें पता चला कि हम लिख सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम आगे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। राइट और लारे आप कर ही रही हैं जराइम के खात्मे के लिए रिसर्च। जी बिल्कुल, मैं यही हर बार मैं आपके शो में आके हर बार यही कहती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सब्जेक्ट में BS कर रहे हैं या आप किस सब्जेक्ट में तालीम हासिल कर रहे हैं। रिसर्च करने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप चीज़ों को पढ़ सकें, उसमें चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकें, और आपके पास लिखने का तरीका आना चाहिए। और लिखने का तरीका ऐसे ही आता है कि आप दूसरों की रिसर्च को पढ़ें, आप डेली बेसिस पे अखबार पढ़ें, और किसी भी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करें। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिलेगी हमारा, आप हमसे कांटेक्ट में रहें, हम आपको सिखाएंगे कि रिसर्च करते कैसे हैं और क्या किस सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। राइट और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप FM 98 दोस्ती चैनल से भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। सैटरडे को हमारा ये शो हुआ करता है जिसमें हम बात किया करते हैं पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के हवाले से और मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑब्वियसली जिसमें हम बेनिफिट हमारा है, पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तानी कौम का क्या फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पर यूथ उसकी गाइडलाइंस कैसे तय हो सकती हैं। को पैगाम नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके साथ हैं, सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, या फिर आप कुछ उनको मोटिवेशन के लिए कोई पैगाम देना चाहें। अरीशा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी, और लिखने की एक राइटिंग ऐसा है कि वो आप कहीं पे भी फ्री टाइम पे, अगर आप वीकेंड्स पे भी लिख रहे हो, आप लिखो। और जैसे कि CGS एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आप इनसे कोई टॉपिक ले लो और आप उस पर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सेमेस्टर ब्रेक्स में इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, तो आपके CV बिल्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट से ही बनना शुरू हो जाए। राइट हमें पता ही नहीं होता कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की बाहर भी एक दुनिया होती है, पता नहीं होता था, वो था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको इंजीनियर नहीं बनना, तो प्लीज रिसर्च करें, यूनिवर्सिटीज में जाएं। आज पाकिस्तान में इतने ज्यादा फील्ड्स ऑफर हो रही हैं, सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, लोग क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो निकलें, अपने शेल से बाहर निकलें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को टेस्ट करें, चैलेंज करें अपने आप को, और इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया लारियब, वर्दा और अलीशा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप FM 98 दोस्ती चैनल तशरीफ लाए। जाने से पहले एक छोटी सी बात, कैसा लगा आप, खास तौर पर आप दोनों इंटर्न्स को, दोनों बिल्कुल फ्रेश हमारे मेहमान हैं, आपको कैसा लगा FM 98 आना? फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा लगा। जी अलीशा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबकी आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपकी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि बात हमने की है थोड़ी सी एबटाबाद, मानसेरा और इस बेल की बात की है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम जो म्यूजिक का एक फ्लेवर है वो भी ऐड करें। आप हमारे साथ रहिएगा 4 बजे के खबरनामे के बाद प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ जारी रहेगा 5 बजे तक। हमारे मेहमान आपसे इजाजत चाहेंगे, अपने मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हुए ये ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम में स्टूडियो 98, मुझे कहते हैं रिजवान अली अहमद।